नमस्कार। प्रभा साक्षी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। 13 मार्च 2026 की शाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सब कुछ सामान्य लग रहा था। यात्रियों की भीड़, फ्लाइट्स की आवाजाही और रोजमर्रा की भागदौड़ के बीच एक ऐसा घटनाक्रम शुरू हुआ जिसने देश की सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट मोड में ला दिया। नॉर्थ ईस्ट से लौट रहा एक अमेरिकी नागरिक जैसे ही इमिग्रेशन काउंटर पर पहुंचा, उसके दस्तावेज स्कैन होते ही यात्रियों को कुछ संदिग्ध नजर आया। कुछ ही पलों में उसे हिरासत में ले लिया गया और फिर मामले को सौंप दिया गया नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को। लेकिन यह कहानी एक गिरफ्तारी तक सीमित नहीं थी। उसी दिन दिल्ली और लखनऊ के एयरपोर्ट से भी 6 अन्य विदेशी नागरिकों को हिरासत में लिया गया। कुल मिलाकर 7 लोग, एक अमेरिकी और 6 यूक्रेनी नागरिक। शुरुआत में यह घटनाक्रम जितना रहस्यमय था, 15 मार्च को जब इन सभी को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया, तब तस्वीर धीरे धीरे साफ होने लगी। इन 7 लोगों में सबसे ज्यादा चर्चा जिस नाम की हुई वह था मैथ्यू वैन डाइक, एक ऐसा व्यक्ति जिसका नाम दुनिया के कई संघर्षग्रस्त इलाकों से जुड़ा रहा, चाहे वह लीबिया का गृह युद्ध हो, सीरिया का संघर्ष या यूक्रेन की जंग। कुछ लोग उसे युद्ध पत्रकार बताते हैं, कुछ रक्षा विशेषज्ञ, तो कुछ उसे भाड़े का सैनिक या खुफिया एजेंसी से जुड़ा हुआ मानते हैं। यही वजह है कि उसकी गिरफ्तारी ने जांच एजेंसियों के भीतर हलचल पैदा कर दी। जांच में जो शुरुआती आरोप आए वे काफ़ी गंभीर थे। कहा गया है कि ये सभी लोग भारत के मिजोरम क्षेत्र में अवैध रूप से म्यांमार से दाखिल हुए थे और वहां सक्रिय विद्रोही समूहों के संपर्क में थे। उन पर आरोप है कि वे इन समूहों को हथियार, ड्रोन और सैन्य प्रशिक्षण देने की योजना बना रहे थे। ऐसी गतिविधियां जो सीधे तौर पर क्षेत्रीय सुरक्षा को प्रभावित कर सकती है। यह मामला केवल सीमापार गतिविधियों तक सीमित नहीं था, बल्कि भारत के अंदर सक्रिय उस उग्रवादी संगठनों से संभावित संपर्कों की भी जांच की जा रही है। इस पूरे घटनाक्रम में एक और अंतर्राष्ट्रीय पहलू जुड़ता है, रूस का। रिपोर्टर्स के अनुसार भारत को इस ऑपरेशन से जुड़ी अहम जानकारी रूस की ओर से मिली थी, जिसके आधार पर NIA ने कार्रवाई की। यानी यह केवल एक स्थानीय सुरक्षा का मामला नहीं था, बल्कि वैश्विक खुफिया सहयोग का भी उदाहरण बन गया। हालांकि इस मामले में यूक्रेन की प्रतिक्रिया भी उतनी ही महत्वपूर्ण रही। यूक्रेन ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि उसके नागरिक किसी भी आतंकी गतिविधि में शामिल नहीं हो सकते। उनका तर्क है कि एक ऐसा देश जो खुद संघर्ष और हिंसा का सामना कर रहा है, वह आतंकवाद को कैसे बढ़ावा दे सकता है। यूक्रेन ने इस पूरे मामले को रूस की साजिश बताते हुए निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की मांग की है और साथ ही भारत के साथ सहयोग की भी बात कही है। अगर हम मैथ्यू वैन डाइक के अतीत पर नजर डालें तो तस्वीर और जटिल हो जाती है। अमेरिका के बाल्टीमोर में जन्मे इस व्यक्ति ने जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी से सिक्योरिटी स्टडीज़ में पढ़ाई की है। उसके बाद उसने खुद को युद्ध संवाददाता, डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर और फ्रीडम फाइटर के रूप में पेश किया। लेकिन उसकी गतिविधियां सिर्फ रिपोर्टिंग तक सीमित नहीं रही। वह लीबिया में विद्रोहियों के साथ लड़ चुका है, सीरिया में भी सक्रिय रहा है और विभिन्न संघर्ष क्षेत्रों में उसकी मौजूदगी दर्ज की गई है। उसका जुड़ाव सन्स ऑफ लिबर्टी इंटरनेशनल नामक संगठन से भी बताया जाता है, जिसके जरिए वह कथित तौर पर विद्रोही समूहों को प्रशिक्षण और रणनीतिक मदद देता रहा है। गुरिल्ला युद्ध, ड्रोन संचालन और आधुनिक सैन्य तकनीकों में उसकी विशेषज्ञता उसे और भी संदिग्ध बनाती है, खासतौर पर तब जब ये कौशल अस्थिर क्षेत्रों में इस्तेमाल हो रहे होते हों। भारत के लिए चिंता का एक बड़ा कारण मिजोरम म्यांमार सीमा की संवेदनशीलता भी है। इस क्षेत्र में पहले से ही कई सशस्त्र जातीय समूह सक्रिय हैं, जिनके संबंध भारत के कुछ उग्रवादी संगठनों से भी जुड़े हुए हैं। ऐसे में विदेशी नागरिकों का इन नेटवर्क से जुड़ना एक बड़ी चुनौती हो सकती है। अब इन सभी आरोपियों के डिजिटल गतिविधियों, यात्रा इतिहास और संपर्कों की गहन जांच की जा रही है। अदालत ने उन्हें 27 मार्च तक कस्टडी में भेज दिया है और आने वाले दिनों में इन मामलों से जुड़े कई और खुलासे हो सकते हैं। इस पूरी कहानी में सिर्फ गिरफ्तारियां ही नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, खुफिया एजेंसियों की भूमिका और सीमाओं के पार चल रही छुपी गतिविधियों की झलक भी मिलती है। यह मामला हमें यह भी याद दिलाता है कि आज की दुनिया में युद्ध सिर्फ सीमाओं पर नहीं, बल्कि सूचनाओं, नेटवर्क्स और रणनीतियों के स्तर पर भी लड़ा जाता है।